नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद शर्मा नारायण एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन क्लियर है। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन में हमने मध्य प्रदेश को प्राकृतिक विभाजन 3 हिस्सों में बांटा है, 3 पार्ट्स में बांटा है। 3 पार्ट्स में मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल पर्वतमाला, बघेलखंड या पूर्वी पठार क्लियर है। इन 3 हिस्सों में हमने मध्य प्रदेश को बांटा है। अब इन 3 हिस्सों में से मैंने आपको बताया था मध्य उच्च प्रदेश, क्वेश्चन मैंने बनवाया था आपको कि भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्राकृतिक भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश क्या है। तो क्या बताया था मैंने आपको, मध्य उच्च प्रदेश, जो लगभग 82% भाग पर पाया जाता है। ठीक, 82% भाग जो मैंने आपको मध्य प्रदेश का बताया था कि किस और 82% और कितना कितना है। दूसरा मैंने सतपुड़ा मैकाल पर्वतमाला, जो दक्षिणी हिस्सा मध्य प्रदेश का जो आता है उसमें 11% हिस्सा आता है। और तीसरा बघेलखंड या पूर्वी पठार, जो लगभग 7% हिस्से पर आता है। तो क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश तो कौन सा आएगा आपका, बघेलखंड या पूर्वी पठार, और सबसे बड़ा मध्य उच्च प्रदेश। ये तो प्रदेश की बात हो गई। अब क्वेश्चन आपका ये आता है कि भौगोलिक संरचना के आधार पर या भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक पठार, तो ये मैंने आपको बताया था मालवा का पठार, जो 28.62% हिस्सा है। क्लियर है, 28.62% हिस्सा। और सबसे छोटा पठार आएगा तो भी आप बघेलखंड पूर्वी पठार लगाओगे, लेकिन प्रदेशों में कंफ्यूज करने के लिए आपको मालवा का पठार भी मिलेगा ऑप्शन में और मध्य उच्च प्रदेश श्रेणी भी मिलेगी। तो आप इसको ध्यान रखना कि मध्य उच्च प्रदेश श्रेणियों में आता है और मालवा का पठार जो पठार श्रेणियों में आता है। अब उसके बाद हम आगे जिक्र करते हैं इसके बारे में। तो किस प्रकार, तो ये देख लीजिए आप मैप में एक बार और मध्य प्रदेश को। ठीक है, तो मध्य उच्च प्रदेश को जो है अपन ने 5 भागों में बांटा था, ये मैंने आपको बता भी दिया था। इसके बाद ये वाला हिस्सा, अब आप देखिए इसमें मैंने बताया था आपको 5 भाग। अब सेकंड जो है, जो 3 भागों में मैंने आपको इधर बताया था कि 3 भागों में बांटा गया, मध्य उच्च प्रदेश हो गया। अब सेकंड जो हिस्सा आता है, ये वाला हिस्सा, सेकंड वाला जो हिस्सा आता है वो कौन सा आता है, पेन चेंज कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो पेन चेंज कर लेते हैं, देखना इधर। ठीक है, तो हमने जो पूर्वी पठार के बारे में वर्णन कर रहे हैं, तो ये पूर्वी पठार, पूर्वी पठार का मतलब मैंने आपको बताया था सतपुड़ा जो बघेलखंड का पठार, क्या है, बघेलखंड। आपको ये कब समझ में आएगा, जब आप पिछली वीडियो देखोगे। और पिछली वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है नारायण एकेडमी चैनल में, तो आप पिछली वीडियो देखना, तब आपको ये पठार समझ में आएगा कि नहीं है सर ने तो ये क्या चालू कर दिया। तो ये आप नई नई वीडियो देखोगे तो आपको, जब पिछली वीडियो आप देख लोगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, हाँ ये पढ़ा, इसके बाद हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार जो 7% हिस्से पर आता है, ये पूर्वी जो हिस्सा है उसे पूर्वी पठार कहा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि मालवा के पठार के पूर्व में है और कर्क रेखा बघेलखंड के पठार को 2 बराबर भागों में बांटती है। जबकि क्वेश्चन आपका एक ये भी आ सकता है कि किस पठार के मध्य से गुजरती है, तो वह मालवा के पठार के मध्य से गुजरती है, लेकिन 2 बराबर हिस्सों में किस पठार को बांटती है, तो बांटती है बघेलखंड के पठार को। तो कर्क रेखा 2 बराबर हिस्सों में बांटती, 2 बराबर भागों में, 2 बराबर भागों में बांटती है किस पठार को, ठीक है। तो बघेलखंड के जो पठार है इसको कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। आगे बात कर लेते हैं, 7% हिस्सा ये मैंने आपको बता दिया है। नदियों की बात कर लेते हैं, नदियां कौन कौन सी हैं, तो बघेलखंड के पठार के जो प्रमुख नदियां हैं, नदियां कौन कौन सी हो जाएगी बघेलखंड के पठार की, तो सोन है, जोहिला है और गोपत। ये जो गोपत और जोहिला है किसकी सहायक नदियां हैं, सोन नदी की सहायक नदियां। क्लियर है, सोन नदी की सहायक नदियां हैं सोन और जोहिला। ये हो गया, ये नदियां हो गई है। मिट्टी की बात कर लेते हैं, तो मिट्टी वैसे लाल पाई जाती है, लेकिन लाल और पीली, काली भी आ जाती है, लाल पीली। ठीक है, तो ये मिश्रित मिट्टी का एक भाग माना जाता है वैसे तो मिट्टी प्रमुख रूप से लाल और पीली पाई जाती है किस पठार में, बघेलखंड के पठार या पूर्वी पठार में। क्लियर है, आगे बात कर लेते हैं, जिले की बात कर लेते हैं। यहाँ मैं जिले इस मैप के जरिए बता रहा हूँ आपको, तो ये यहाँ पर अनूपपुर आ जाएगा। ठीक है, अनूपपुर इधर आ जाएगा, फिर डिंडोरी का थोड़ा हिस्सा आ जाता है, डिंडोरी के बाद इधर जो हिस्सा ये आता है शहडोल का, यहाँ पर आ जाता उमरिया। ठीक है,
यहां पर आ जाता है सिंगरौली और ये आ जाता है सीधी। ये प्रमुख जिले आते हैं, बाकी भी थोड़े थोड़े हिस्से आते हैं और जिलों के भी, लेकिन ये प्रमुख रूप से 6 ही जिले आते हैं। अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सीधी, सिंगरौली और डिंडोरी, ये प्रमुख जिले। थोड़ा बहुत मंडला का भी हिस्सा आ जाता है, पर बाकी ये जो है प्रमुख रूप से इस पठार के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है कि कर्क रेखा किस पठार को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो बघेलखंड या पूर्वी पठार को जो कर्क रेखा है वो 2 बराबर भागों में बांटती है। नदियां मैंने बता दी आपको, मिट्टी बता दी है, और मोटे अनाज या जो होते हैं अपने प्रमुख रूप से खेती की जाती है यहाँ पर। ठीक है, चावल वगैरह भी होता है इस एरिया में। तो ये किसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन आता है, किसके बारे में, बघेलखंड के पठार या पूर्वी पठार के बारे। इसका जो अधिकतम हिस्सा किस ओर आ जाता है, वो आ जाता है छत्तीसगढ़ में चला जाता है। किस पठार में, किस राज्य में जाता है, तो छत्तीसगढ़ में चल जाता है। कुछ इसके राष्ट्रीय उद्यान भी है, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान सीधी शहडोल में, और सरगुजा और इसमें कोरबा जिला जो छत्तीसगढ़ का आता है उसमें आता है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान का जो टॉपिक होगा उसमें आपको अलग से बता दिया जाएगा। क्लियर है, तो ये किसके बारे में, बघेलखंड के पठार के बारे में हो गया। आगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये रफ कर देता हूं, जाहिर सी बात है लिख लिया होगा आपने, इसको नोट कर लिया होगा। आगे बात करते हैं इसमें, तो सतपुड़ा मेकाल पर्वतमाला, सतपुड़ा मेकाल पर्वतमाला। तो सतपुड़ा मेकाल पर्वतमाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है फैक्ट। ठीक है, तो सतपुड़ा मेकाल पर्वतमाला ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है वो किसके अंतर्गत आता है, सतपुड़ा मेकाल पर्वतमाला। यहां इसका जिक्र मैं कर देता हूं, सतपुड़ा, सतपुड़ा मेकाल पर्वतमाला। एक क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन जो मैंने कल, आप एक व्यक्ति का भी इसमें कमेंट नहीं आया, एक भी स्टूडेंट का कमेंट नहीं आया। मैंने कल एक क्वेश्चन आपको क्या हुआ, जो मैंने बताया था कि ये वाला क्वेश्चन सिगार वाला, कौन सा, सिगार वाला जो क्वेश्चन है, मैंने बताया था कि बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी, जबकि वो मालवा के पठार की मैंने आपको 881 मीटर लिखवाई थी और पढ़ाया भी था कि 881 मीटर किसकी ऊंची चोटी है, मालवा के पठार की। लेकिन बाय मिस्टेक जो मेरे से हुई है, अगर एक भी व्यक्ति का अर्थ, एक जिन लोगों ने, स्टूडेंट ने ये इस वीडियो को ठीक से देखा है, एक भी मेरे को लगता है कि किसी ने भी ठीक से नहीं देखा, क्योंकि कमेंट एक भी व्यक्ति का नहीं आया इसमें कि नहीं सर आपने ये गलत पढ़ाया है। जबकि सिद्ध बाबा सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, इसकी क्या मानी जाती है, सिद्ध बाबा। सिद्ध बाबा मैंने सब कुछ ठीक लिखा था, 1172 मीटर। ठीक है, ये सब ठीक लिखा था, लेकिन इसकी जगह क्या कर दिया था मैंने, सिगार कर दिया था, जो कि सिद्ध बाबा बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो आप ध्यान से पढ़ा करो, और ध्यान से पढ़ते पढ़ते, जिन लोगों जो लोग पहली बार देख रहे हैं, पहली बार पढ़े, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिन लोगों ने 2-2 3-3 बार मध्य प्रदेश जी के पढ़ लिया है, ठीक है, ऑफलाइन भी पढ़ते हैं मेरे माध्यम से, या ठीक है जो ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि सर ये कमेंट तो आना चाहिए कि सर ये आपने गलत पढ़ाया है या जो भी है। तो सिद्ध बाबा है सिगार की जगह, सिद्ध बाबा बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी। ये जो एक मिस्टेक हुई थी, ये किसी ने भी उसके ऊपर जो क्या ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, तो ये सिद्ध बाबा है 1172, ये मैंने लिखा हुआ था 1172, लेकिन सिद्ध बाबा की जगह सिगार कर दिया था। आप देखना पिछली वीडियो में मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन में। क्लियर है, तो ये हो गया। अब अपन जो अपना जो मेन टॉपिक उस पर आ जाते हैं, सतपुड़ा मेकाल पर्वतमाला। सतपुड़ा मेकाल पर्वतमाला 11% हिस्सा आता है। क्लियर है, सतपुड़ा मेकाल पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है। सतपुड़ा मेकाल पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है। सतपुड़ा मेकाल को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है सतपुड़ा मेकाल को। सबसे पहला आता है पश्चिमी सतपुड़ा। पश्चिमी सतपुड़ा, इसी को हम बोलते हैं राजपीपला। राजपीपला, पश्चिमी सतपुड़ा को क्या बोला गया है, राजपीपला बोला गया है पश्चिमी सतपुड़ा को। सेकंड जो आता है वो आता है सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। और जो तीसरा क्वेश्चन आता है वह है अपना मेकाल श्रेणी, मेकाल श्रेणी। तो क्वेश्चन इस बार पीएससी 2020 में जो 12 जनवरी को हुआ था 2020 में एमपी पीएससी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की जो ये श्रेणियां हैं इनको पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित क्रम में जमाइए। तो अगर आपको ये पता होगा कि पश्चिमी सतपुड़ा को राजपीपला कहते हैं, सतपुड़ा जो बीच वाला हिस्सा उसे सतपुड़ा, और पूर्वी हिस्सा सतपुड़ा। ये पूर्वी हिस्सा आपको पता ही होगा, ये पश्चिमी हिस्सा आता है, ये उत्तरी और ये दक्षिणी हिस्सा आता है। क्लियर, तो ये है। अब ये किस किस जगह ये भी देख लीजिए। तो ये वाला जो है इसे पश्चिमी सतपुड़ा या राजपीपला, ठीक है, पश्चिमी सतपुड़ा या राजपीपला। ये वाला जो हिस्सा है इसे बोला गया सतपुड़ा, ठीक है, और इसका ये वाला जो हिस्सा है इसे बोला गया मेकाल,
मैकाल पर्वत, ठीक है, मैकाल पर्वत, सतपुड़ा श्रेणी और राजपीपला श्रेणी, ठीक है, राजपीपला श्रेणी। क्लियर है? तो ये समझ में आया आपको कि सतपुड़ा मैकाल पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है। सतपुड़ा, पश्चिमी सतपुड़ा जिसे हम राजपीपला बोलते हैं, सतपुड़ा श्रेणी जो मध्य वाला भाग है, और पूर्वी भाग को बोलते हैं मैकाल पर्वत श्रेणी। इनको मैप में इस प्रकार दर्शाया गया, ये वाला हिस्सा सतपुड़ा, ये वाला हिस्सा मैकाल और ये वाला राजपीपला। ये तो हो गया। अब राजपीपला जो श्रेणी है, कौन सी? ये राजपीपला जो श्रेणी है इसे 4 भागों में बांटा गया है। राजपीपला श्रेणी को 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में। किसको? राजपीपला जो श्रेणी है इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है राजपीपला। राजपीपला श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। तो राजपीपला श्रेणी है, राजपीपला का जो पठार होता है वो। सेकंड है बड़वानी, बड़वानी की पहाड़ी, बड़वानी या अकरानी, बड़वानी या अकरानी की पहाड़ियां। तीसरा आता है अपना बीजागढ़, बीजागढ़ पहाड़ी। और जो चौथा है वो आता है बुरहानपुर दर्रा। ठीक है, ये पता ही होगा, ये पूर्वी हिस्सा है, सॉरी पश्चिमी हिस्सा है। तो पश्चिम में जो जिले आते हैं, अलीराजपुर और वो क्या आता है अपना बड़वानी वगैरह, तो उनमें फैली हुई है। बड़वानी अकरानी की जाहिर सी बात है बड़वानी जिले में फैली हुई है। बीजागढ़ की जो पहाड़ी है इन 4 जिलों में फैली हुई है। बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन, इन चारों में फैली हुई है बीजागढ़ की पहाड़ी। और बुरहानपुर दर्रा आपको जाहिर सी बात है कहाँ पर होना चाहिए? बुरहानपुर में होना चाहिए। तो राजपीपला श्रेणियों को 4 भागों में बांटा गया। ये 4 भाग इस प्रकार हैं। क्लियर, मैंने बता दिया। राजपीपला श्रेणी पश्चिमी छोर में है। बड़वानी और अकरानी कहाँ पर है? बड़वानी में है। ये एक ही है दोनों। बीजागढ़ जो है इन 4 जिलों में फैली हुई है। खंडवा खरगोन में फैली हुई है, बुरहानपुर और बड़वानी में फैली हुई है, और बुरहानपुर दर्रा बुरहानपुर में। ये क्लियर हो गया। अब सेकंड आता सतपुड़ा श्रेणी। तो जो सतपुड़ा श्रेणी है इसे 2 भागों में बांटा गया है। सतपुड़ा श्रेणी है, एक्सक्यूज मी, जो सतपुड़ा श्रेणी है उसे कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आते हैं। पहला आता है ग्वालीगढ़ पर्वत, ग्वालीगढ़ पर्वत, और दूसरा आता है महादेव पर्वत। क्वेश्चन आता है महादेव पर्वत से, सबसे महादेव पर्वत। तो समझ में आ रहा है ये। तो सतपुड़ा श्रेणी को 2 भागों में बांटा गया है, ग्वालीगढ़ पर्वत और महादेव पर्वत। ठीक है, ग्वालीगढ़ पर्वत और महादेव पर्वत। जो ग्वालीगढ़ पर्वत है, ये वाला जो हिस्सा आता है इसमें मैप में, ये ग्वालीगढ़ आता है, ग्वालीगढ़। और ये वाला जो हिस्सा आता है वो आता है महादेव। क्या आता है? महादेव। ठीक है, तो सतपुड़ा को 2 भागों में बांटा गया है, ग्वालीगढ़ पर्वत और महादेव पर्वत। ग्वालीगढ़ पर्वत को छोड़ना है, अपन को पढ़ना मेन महादेव पर्वत। तो हम लोग महादेव पर्वत को पढ़ते हैं। तो महादेव पर्वत से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं यहां पर। महादेव पर्वत से जो क्वेश्चन बनते हैं, ये तो हो गया होगा आपका क्लियर, तो इधर क्लियर कर देता हूं मैं। महादेव पर्वत की बात करते हैं। महादेव, महादेव पर्वत, ये 2019 पीएससी में क्वेश्चन आया था। आप एग्जाम का जो सोल्ड पेपर होता है उठाकर देखना, उसमें आपको मिलेगा कि महादेव पर्वत से कैसा क्वेश्चन आया था। तो महादेव पर्वत से क्वेश्चन बना था कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो धूपगढ़ है वो किस पर्वतमाला का भाग है। ऑप्शन में सतपुड़ा भी था और ऑप्शन में महादेव भी था, दोनों ऑप्शन में थे। उसने पर्टिकुलर जगह का नाम पूछा था। 90 से 99% लोग इसमें कंफ्यूजन होते हैं। तो जो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, अर्थात मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़, वो धूपगढ़ कहां पर है? महादेव पर्वत। लेकिन श्रेणी तो सतपुड़ा श्रेणी, तो सतपुड़ा में तो ग्वालीगढ़ पर्वत भी आता है और महादेव भी आता है। उसने पर्टिकुलर जगह का नाम पूछता है, तो धूपगढ़ है महादेव में, ना कि ग्वालीगढ़ और ना कि सतपुड़ा में। ठीक है, अगर वो ग्वालीगढ़ और महादेव इन दोनों श्रेणियों के ऑप्शन में अगर आता नहीं, जिक्र नहीं करता है, तो आप सतपुड़ा श्रेणी लगा सकते हो। लेकिन ग्वालीगढ़ भी है और महादेव भी और सतपुड़ा भी है, तो आप किसको फॉलो करोगे? तो महादेव पर्वत को फॉलो करोगे। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़।
मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, वो महादेव पर्वतमाला का ही भाग है। वो कहाँ पर है? महादेव पर्वतमाला का ही भाग है। पचमढ़ी, पचमढ़ी होशंगाबाद, ठीक है, पचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित है महादेव पर्वत धूपगढ़, ठीक है। तो महादेव पर्वत का भाग है। क्वेश्चन आता है कि धूपगढ़ जो सबसे ऊंची चोटी है किस जिले में पड़ती है? तो होशंगाबाद, और जगह का नाम है पचमढ़ी, पर्वत का नाम है महादेव। कोई भी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बना देगा आपको। क्लियर है? ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन जो ठंडी पहाड़ियां हैं वो किस क्षेत्र में, किस जिले में है? तो एकमात्र हिल स्टेशन प्रदेश का या मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, हिल स्टेशन कहां पर है? पचमढ़ी, पचमढ़ी होशंगाबाद, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी होशंगाबाद है, वो किस पर्वतमाला का भाग है? तो किस पर्वतमाला का भाग है? महादेव पर्वतमाला का। जितने भी क्वेश्चन मैं क्लियर करवा रहा हूं आप ध्यान से देखना इस वीडियो को, महादेव पर्वतमाला का भाग है। तीसरा आता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी होशंगाबाद में। यह सबसे ज्यादा वर्षा किस पर्वत में होती है? तो महादेव में। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? पचमढ़ी, पचमढ़ी होशंगाबाद, ठीक है। पचमढ़ी होशंगाबाद 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पे वार्षिक वर्षा। कितनी होती है? 199 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है पचमढ़ी होशंगाबाद में। क्लियर है? 199 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। तो क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस पर्वत के अंतर्गत होती है? किस पर्वत में होती है? तो महादेव पर्वत में होती है। और श्रेणी आ जाए तो क्या लगाओगे आप? सतपुड़ा मैकाल पर्वतमाला में सतपुड़ा श्रेणी आ जाती है। क्लियर है? तो ये जो भी क्वेश्चन बनते सबसे ज्यादा यहीं से आते हैं। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर, पचमढ़ी होशंगाबाद में, पर्वत आ जाता है तो महादेव। एकमात्र हिल स्टेशन ठंडी पहाड़ियां पचमढ़ी में है, और ये पचमढ़ी कहां पर आता है? महादेव पर्वत में। एक क्वेश्चन और आता है मध्य प्रदेश का ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व, ऐसा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। क्लियर है? तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व 1999 में बना था ये, और पचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसा कौन सा है? किस पर्वतमाला के अंतर्गत आता है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो महादेव पर्वत में आता है, और ये किस जिले में पड़ता है? तो होशंगाबाद। अब मैं आशा करता हूं ये अगर ये वीडियो आप देखोगे तो यहां से क्वेश्चन बाहर जाने की कोई संभावना नहीं होगी। क्लियर है? तो ये किसके बारे में बता दिया मैंने आपको? सतपुड़ा पर्वत के बारे में। ये हो गया क्लियर। आगे मैं आपको जिक्र करता हूं इसमें, तो आगे जो क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे किसमें? मैकाल पर्वतमाला में। ये वाला जो हिस्सा है इसे बोलते हैं मैकाल पर्वतमाला। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता यहाँ से मैकाल पर्वत से। मैकाल पर्वतमाला जो है मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी छोर आता है, ठीक है। तो सतपुड़ा मैकाल पर्वतमाला कौन सा एरिया है? तो सबसे पूर्वी एरिया है। इसका स्वरूप कैसा है? ये क्वेश्चन आता है। तो इसका स्वरूप कैसा है? अर्धचंद्राकार। इसका स्वरूप कैसा हो जाएगा? अर्धचंद्राकार स्वरूप का है। कौन सा? मैकाल पर्वतमाला। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात कर लेते हैं। किसकी? मैकाल पर्वतमाला की। तो सबसे ऊंची जो चोटी है वो है अमरकंटक की चोटी। अमरकंटक किस जिले में? जाहिर बात होगी आपको पता होगा, अनूपपुर, ठीक है। तो चोटी सबसे ऊंची मैकाल पर्वतमाला की कौन सी है? अमरकंटक की चोटी। और अमरकंटक की चोटी कहां पर है? अनूपपुर में है। 1057 मीटर इसकी लगभग ऊंचाई है। कितनी है? 1057 मीटर, ठीक है। कई किताबों में 1035 भी दे रखा है, लेकिन जो एग्जैक्ट जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है? 1057 मीटर अमरकंटक की चोटी। किसकी है? मैकाल पर्वतमाला की। आपको ये भी पता होगा कि मैकाल पर्वतमाला जो है कुछ हिस्सा तो मध्य प्रदेश में आता है और कुछ हिस्सा कहाँ चल जाता है इसका? छत्तीसगढ़ में चला जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं। और नर्मदा नदी किस पठार से निकलती है? तो मैकाल पर्वतमाला के अमरकंटक के पठार से निकलती है, अर्थात अमरकंटक से
निकलती है। कौन सा पर्वत आता है? मेकाल, सोन, जोहिला और नर्मदा। तो ये जो क्वेश्चन थे ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, ये इतना सा मेकाल पर्वत से आता है। तो मध्य प्रदेश के पर्वत और पठार आज क्लियर हुए अपने। इसके बाद और जो क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज्यादा, जो पीएससी में अभी तक बने, एसआई और पीएससी में बने, वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, देखना किस प्रकार बनते हैं इसमें क्वेश्चन। और ये भी फैक्ट पढ़ाने के लायक होता है, लेकिन पढ़ाया जाए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं किस किस प्रकार आते हैं मैं आपको बता देता हूँ इसमें। ये देखना, एक पर्वत और पढ़ा देता हूँ तब तक मैं आपको। विंध्याचल पर्वत कौन सा है? विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत जो है, इसको यहाँ नाम दे देता हूँ। सतपुड़ा के बाद कौन सा पर्वत पढ़ रहे हैं हम? विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वत। क्लियर है? तो विंध्याचल जो पर्वत है उसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। विंध्याचल पर्वतमाला को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी श्रेणियां होती है वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। 3 श्रेणियों में बांटा गया है विंध्याचल पर्वतमाला को। ये वाली जो श्रेणी है उसे नाम दिया गया है विंध्याचल, विंध्याचल श्रेणी। जो अपना जानापाव वगैरह, महू की जो पहाड़ियां हैं, सिगार वगैरह, ये सभी किसके भाग हैं? विंध्याचल पर्वतमाला के। जो माही नदी, जो मैं नदियां पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा, अमजेरा गांव धार से निकलती है, किस पर्वतमाला से निकलती है? तो विंध्याचल पर्वतमाला। क्वेश्चन आता है पार्वती आष्टसियोर से निकलती है, किस पर्वतमाला का भाग है? किस पर्वतमाला से? तो विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। तो ये जो श्रेणी है, पश्चिमी श्रेणी को विंध्याचल श्रेणी, इसे नाम दिया गया भांडेर, भांडेर श्रेणी। और इसे नाम दिया गया कैमूर श्रेणी, कैमूर श्रेणी। इसे क्या नाम दिया गया? कैमूर श्रेणी। आपको पता है कि कैमूर जो पर्वत, जो कटनी वगैरह इनमें फैला हुआ है। क्वेश्चन आता है कि केन नदी का उद्गम स्थल कहां से हुआ? तो कैमूर श्रेणी या कैमूर पर्वत कटनी से। और टोंस या तमसा नदी का उद्गम स्थल हुआ तो कैमूर पर्वत सतना से। अब ये कैसे? तो आप देखना इधर, जो भांडेर श्रेणी है, ये क्वेश्चन आता है कि भांडेर श्रेणी किन 2 जिलों के मध्य है? तो भांडेर श्रेणी है दमोह, किन 2 जिलों के मध्य में फैली हुई है? तो दमोह से जबलपुर, दमोह से जबलपुर। भांडेर श्रेणी है जो दमोह से जबलपुर के मध्य फैली हुई है। तो वहीं कैमूर श्रेणी है वो सतना से सीधी, सतना से सीधी के मध्य फैली हुई। कुछ जिलों और भी अन्य जिलों के हिस्से भी आते हैं इसमें। तो भांडेर श्रेणी दमोह से जबलपुर, तो वहीं कैमूर श्रेणी सतना से सीधी के मध्य, ठीक है। विंध्याचल श्रेणी जो आपको मैंने बताया है कि क्वेश्चन कभी भी ऐसा भी पूछ सकता है कि विंध्याचल पर्वतमाला को कितने भागों में बांटा गया था, कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पूर्वी श्रेणी कौन सी है? तो कैमूर श्रेणी। मध्य की कौन सी है? भांडेर। तो और पश्चिम की कौन सी है? विंध्याचल श्रेणी। क्लियर है? ये हो जाता है विंध्याचल पर्वत। अब मेन जो क्वेश्चन आता है आपको, जो आता है, जो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर है अमरकंटक, ठीक है। और नदी कौन सी निकलती है आपको पता ही होगा, नर्मदा। हो गया। ये वाला जो हिस्सा है ये सतपुड़ा मेकाल, सतपुड़ा मेकाल, सतपुड़ा मेकाल पर्वत। जो इसके दक्षिण में जो नदी निकलती है उसका नाम क्या हो गया? ताप्ती। उसका नाम क्या हो गया? ताप्ती या तापी, ताप्ती या तापी नदी। ताप्ती भी आता है और तापी भी। और ये जो नीचे है वो महाराष्ट्र में आता है, दक्कन, ठीक है, दक्कन का पठार। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं? ये क्वेश्चन आपने पीएससी एसआई में देखा होगा। 2017 की जो एसआई आया था उसमें क्वेश्चन था कि नर्मदा नदी जो है किन 2 पर्वतों के मध्य में बहती है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, ये क्वेश्चन देखने लायक है। अर्थात ये मैंने ऐसे क्यों, मैं ऐसे भी तो करवा सकता था आपको कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी जो है विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य बहती है, हो सकता है। लेकिन ये मैप से आपको अच्छे से समझ में क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है विंध्याचल श्रेणी कहां पर है, विंध्याचल पर्वत कहां है, सतपुड़ा कहां है, ताप्ती कहां है, दक्कन का पठार कहां है, नर्मदा कहां है। क्लियर? ये देखिए आप, क्वेश्चन आपको बनेगा और आप लिखना भी सही साथ में इनको। तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन आएगा कि नर्मदा जो नदी है वो किन 2 पर्वतों के मध्य में बहती है। तो नर्मदा जो है ऊपर विंध्याचल आ गया, नीचे कौन सा आ गया? सतपुड़ा। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य में बहने वाली जो नदी है उसका नाम क्या हो गया? नर्मदा नदी। क्वेश्चन आता है नर्मदा के उत्तर में कौन सी पर्वतमाला फैली हुई है? तो विंध्याचल पर्वतमाला फैली हुई है।
नर्मदा के दक्षिण में कौन सी पर्वतमाला फैली हुई है? तो सतपुड़ा मेकाल पर्वतमाला फैली हुई है। अब ये बताने की तो आवश्यकता होगी नहीं आपको कि इसको उत्तर इसको दक्षिण बोलते हैं, ये तो आपको ऐसे ही पता होना चाहिए। तो नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल, तो नर्मदा के दक्षिण में कौन सी हो गई है? सतपुड़ा मेकाल पर्वतमाला। अब क्वेश्चन आता है कि सतपुड़ा मेकाल जो पर्वतमाला है, जो सतपुड़ा मेकाल पर्वतमाला है, वो किन दो पर्वतों के मध्य में, किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती के जो मध्य में जो पर्वतमाला फैली हुई है उसका नाम क्या हो गया? सतपुड़ा मेकाल पर्वतमाला। ठीक है, नर्मदा के और ताप्ती के बीच में जो पर्वतमाला फैली हुई है उसका नाम क्या हो गया? सतपुड़ा मेकाल पर्वतमाला। सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी नदी है? तो नर्मदा। सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी है? तो ताप्ती। अब क्वेश्चन आएगा कि किन पठार और किस पर्वत के मध्य में ताप्ती नदी बहती है? तो ताप्ती नदी आपको जाहिर सी बात है दक्कन का पठार जो महाराष्ट्र में आता है, और इधर सतपुड़ा मेकाल पर्वतमाला। तो सतपुड़ा मेकाल और दक्कन के पठार के मध्य में कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी बहती है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ये मैप के जरिए समझ लेना कि किस किस प्रकार कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा जो फैक्ट है विंध्याचल पर्वत से पूछा जाता है और सतपुड़ा मेकाल से, जो मैंने अभी आपको बताया सतपुड़ा में कि महादेव पर्वत के अंतर्गत जो आने वाले जो पार्ट्स हैं वो कौन से? सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है। क्लियर है, आगे बात करते हैं इसमें। तो ये 1350 हो गया। दूसरा है सबसे ज्यादा वर्षा वाला जो स्थान है मध्य प्रदेश का, वो कौन सा है? अभी मैंने बताया पचमढ़ी होशंगाबाद 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तीसरा बताया था मध्य प्रदेश का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर मतलब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है वो किस में आता है? आपका महादेव पर्वत पचमढ़ी होशंगाबाद में आता है। ये सब जिले आपको याद होना चाहिए कि होशंगाबाद में आता है पचमढ़ी, और पचमढ़ी जो है महादेव पर्वत में ही बसा हुआ है, अर्थात जिसे हम क्या बोलते हैं? सतपुड़ा की रानी। पचमढ़ी को क्या नाम दिया गया है? सतपुड़ा की रानी। सतपुड़ा की रानी के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर है, तो ये अपना जो है सेकंड चैप्टर मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन एवं प्राकृतिक विभाजन का जो हिस्सा है, जो सेकंड पार्ट है, ये अपना कंप्लीट हो गया। इसमें पर्वत भी पढ़ा दिया मैंने आपको, पठार भी का भी जिक्र करवा दिया। अब ये पहली वीडियो है उससे ही कनेक्ट होगी ये। ठीक है, पहली वीडियो अगर आप देखोगे तभी ये वीडियो समझ में आएगी आपको। और पहली वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है चैनल पे, अपने जो नारायण एकेडमी चैनल है उसमें दिया हुआ है पहली वीडियो की जो लिंक। पार्ट 2 के नाम से भौगोलिक एवं प्राकृतिक विभाजन आप सर्च करोगे तो आपको ऐसे भी मिल सकता है। तो वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2, इसमें भौगोलिक विभाजन हो गया। अब जो नया चैप्टर है वो हम अगली वीडियो में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे उसका कि किस किस प्रकार जो है मध्य प्रदेश में जैसे नदियां वगैरह हैं। तो नदियों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। नदियों से कभी भी क्वेश्चन रुका नहीं है। नदियों से कैसे? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। विश्व में सबसे ज्यादा सहायक नदियों वाली नदी तो नर्मदा, 41 नदियां। कितनी? 41 सहायक नदियां हैं, जो ऐसी नदियां जो अपना पानी नर्मदा में छोड़े, उन्हें सहायक नदियां नाम दिया गया। तो विश्व में सबसे ज्यादा जो सहायक नदियों वाली जो नदी है वो कौन सी है? नर्मदा। जबकि 6000 किलोमीटर लंबी कौन सी है? नील नदी। ठीक है, 5700-5800 किलोमीटर के आसपास अमेजन नदी जो दक्षिणी अमेरिका में बहती है, और नील नदी बहती है अफ्रीका महाद्वीप में। इनकी भी इतनी सहायक नदियां नहीं है जितनी नर्मदा अकेली की सहायक नदियां हैं, जो 1312 मात्र किलोमीटर में बहती है। क्लियर है, तो ये जो सब चैप्टर है ये इसके बाद हम जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? नदियां। ठीक है, तो आप जुड़े रहना चैनल से, क्योंकि आपको टॉपिक बाय टॉपिक पूरा एक एक चैप्टर क्लियर करवाया जाएगा। जो भी आपके अगर कोई डाउट होता तो आप कमेंट में करके हमें बताइए, हम उस डाउट को भी क्लियर करेंगे। ठीक है, पर ये आप जो है टॉपिक, जैसे आपने पहला जो मध्य प्रदेश का विभाजन, पुनर्गठन वगैरह, जिलों का पुनर्गठन, कर्क रेखा वगैरह के बारे में पढ़ा, फिर आपने पठारों के बारे में पढ़ा। ये हो गया पर्वत की जो है डेफिनेशन वगैरह, किस किस प्रकार कौन कौन से पर्वत बसे हुए हैं। जो मैंने आपको जिले भी बताए कि कौन कौन से जिले कौन कौन से पठार के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे ज्यादा जो टॉपिक है वो इनसे ही क्वेश्चन आते हैं। नदियां जो है पूरे मध्य प्रदेश जीके की सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है नदियों से। नदियों से क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में रुका नहीं है। हर एग्जाम में नदियों से एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। वो कैसे बनेगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए। इस जो ये चैनल है अपना नारायण एकेडमी फैमिली चैनल, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि किस किस प्रकार आपको कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।